नमस्कार। मुद्दा भारत का में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बारे में। जी हाँ, शनिवार को सुबह से चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक यह पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन जाएगी। सरकार तो बन जाएगी, लेकिन जो कांटे की टक्कर जिस तरह से दिखाई दे रही है, उसको देखकर भी एक सवाल उठता है कि आखिर में बहुमत में कौन सरकार बना पाएगा। बहुमत के लिए कहीं अपक्ष की भूमिका तो नहीं होगी। ये सब सवालों के साथ हम आज अपने वीडियो में चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है। यानी महायुति की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की रेस में कौन है, और महाअघाड़ी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के रेस में कौन है। जनता की अदालत ईवीएम मशीनों में अपना फैसला लिख चुकी है। शनिवार को चुनाव आयोग के कर्मचारी जनता का फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस बीच में घड़ी की सुइयां अपनी धुरी पर 2 बार पूरी तरह से घूम चुकी होगी। 24 घंटे की इस अंतराल के बाद आने वाला जनादेश कैसा होगा, किस सूरत में कौन सा किरदार कितना दमदार होगा, आइए इसका एक आकलन करते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी किरदार, इस खेल की सबसे बड़ी किरदार बीजेपी है। विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद भी 2.5 साल सत्ता विहीन और 5 साल से मुख्यमंत्री विहीन है। इस बार भी उसने सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़ा किए हैं। ज्यादातर राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि बीजेपी ही अकेले सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी होगी, लेकिन कोई यह दावा नहीं कर रहा कि बीजेपी सिर्फ अपने विधायकों के दम पर सरकार बना लेगी। 2019 में बीजेपी के 105 विधायक थे। इस बार इतने या इससे ज्यादा की जीतने की संभावना कम ही है। अगर बीजेपी के 100 से कम विधायक जीतकर आते हैं तो खेल दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी सत्ता के लिए फिर शिंदे और अजीत पर निर्भर हो जाएगी। इस निर्भीकता की कीमत उसे फिर मुख्यमंत्री पद देकर चुकानी पड़ सकती है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मराठा मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही तैयार बैठे हैं। जनता ने इनको कितने नंबर दिए हैं, इस पर सारा खेल निर्भर करेगा। इस बार बड़ी संख्या में बागी और निर्दलियों ने चुनाव लड़ा है। अगर वे अच्छी खासी संख्या में जीते तो शिंदे और अजीत से पहले बीजेपी उन्हें ही पसंद करेगी। उन्हें साथ लेकर बीजेपी अपना सीएम बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि 1995 में 45 निर्दलीय जीते थे और उन्हीं के दम पर महायुति की सरकार बनी थी। अब सवाल उठता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। अगर निर्दलियों के दम पर सरकार बनी तो निर्विवाद रूप से देवेंद्र फडणवीस सीएम की पहली पसंद होंगे, क्योंकि निर्दलियों के साथ सरकार चलाना मेंढक तोड़ने से कम मुश्किल नहीं है। अगर फडणवीस नहीं तो फिर शिंदे ही हैं, जिन्होंने पिछले 2.5 साल में सबको साधने की साधना संपन्नता सिद्ध की है। अगर जिद बीजेपी का सीएम बनाने की हुई तो फडणवीस से आगे कोई नहीं है। निर्दलियों की ताकत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दूसरा समीकरण ओबीसी का है। महाराष्ट्र में मराठों के अलावा बड़ी ताकत ओबीसी की है। मराठा बीजेपी से खफा है, ओबीसी बीजेपी के साथ है। इसे साधने सरल बनाए रखने के लिए बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी 5 साल फडणवीस के रूप में ब्राह्मण और 2.5 साल शिंदे के रूप में मराठा सीएम महाराष्ट्र को दे चुकी है। बहुत संभव है कि इस बार मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ओबीसी सीएम आ जाए। तो ऐसे में शिंदे साहब का क्या चांसेस है। एकनाथ शिंदे के दोबारा सीएम बनने का चांस तभी है जब उनके 40 विधायक दोबारा चुनाव जीतकर आए, या हो सके 40 से ज्यादा भी हो। दूसरे, अजीत दादा और निर्दलीय खेमे में उनसे कम विधायक रहे। और तीसरी बात, बीजेपी के विधायकों की संख्या 100 से कम रहे। अब इधर आते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ। दूसरी बड़ी किरदार कांग्रेस है। मतदान के बाद रुझान यह संकेत दे रहे हैं कि नतीजों के बाद कांग्रेस दूसरी अकेली सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। उसके साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ताकत भी है। अगर जनता का फैसला इन तीनों के हक में आए तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन अटल है। अगर बहुमत नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होगा। अगर इन तीनों को मिलाकर 145 या उससे ज्यादा विधायकों का स्पष्ट और पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो खेल निर्दलियों के सपोर्ट के पाले में चला गया, तो मुश्किल हो जाएगा। वजह साधन संपन्नता जुटाने और सत्ता की सीढ़ी बनाने की ताकत बीजेपी के पास इन तीनों से ज्यादा है। निर्दलीय उसी तरफ फिसलते हैं जिस तरफ सत्ता की ढलान होती है।
और ऐसे में सरकार बनी तो मुखिया कौन होगा? अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनी तो सरकार का मुखिया कौन होगा, यह सवाल पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूछा जाता रहा है। उद्धव तो चाहते थे कि उनकी सरकार गिराकर ही महायुति की सरकार बनी है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन शरद और कांग्रेस ने कह दिया है कि जिसके विधायक ज्यादा होंगे उसका सीएम होगा। वैसे तो यह एक आदर्श स्थिति है, लेकिन शिंदे के सीएम बनने से घायल उद्धव और उनके समर्थक विधायकों के कलेजे इससे ठंडे होने क्या, इससे बड़ा सवाल उठता है। दूसरे, जिस तरह से बीजेपी ने अपने सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद शिंदे को सीएम बनाकर आघाड़ी सत्ता छीनी, वैसी राजनीतिक समझदारी कांग्रेस दिखा पाएगी क्या? क्या कांग्रेस ज्यादा विधायक चुनने के बाद, जीतने के बाद उद्धव को सीएम बनाएगी? 2004 में कांग्रेस के ज्यादा विधायक होने के बाद भी, यानी कांग्रेस से ज्यादा विधायक होने के बाद भी अजीत दादा को मुख्यमंत्री न बनने देने के लिए सीएम पद से दावा छोड़ने का दंश झेल रहे शरद पवार क्या इस बार भी ऐसा करने की स्थिति में होंगे, या वह बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाने के लिए कोई बड़ा दाव खेलेंगे? इन सवालों के जवाब नतीजे आने के साथ ही मिलेंगे। अपना अपना गणित लगा लेते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। अपने और अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए उद्धव ठाकरे भी किसी हाल में सत्ता से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। सत्ता से बाहर रहने पर उनके कई विधायक पाला बदल सकते हैं। उद्धव के लिए सत्ता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्हें आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका और अन्य महानगर पालिकाओं की सत्ता चाहिए। दूसरा, ऐसे में कांग्रेस अगर गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ती है तो उद्धव किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। दूसरा विकल्प अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी अब भी उद्धव ठाकरे को लेकर कोई बैर भाव पाले हुए नहीं है, और उद्धव ठाकरे जब बीजेपी का नहीं हुए तो कांग्रेस का क्या होंगे। अब अजीत पवार के बारे में पता करते हैं। अजीत के लिए यह विधानसभा चुनाव अस्तित्व को बचाने का चुनाव है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना शून्य है। इसलिए वह केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण बीजेपी के साथ रहने में स्वयं को सुरक्षित समझेंगे। वैसे भी अजीत दादा की एनसीपी केवल 59 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इनमें से अगर 37 सीटों पर उनका मुकाबला सीधे शरद पवार से है। अगर इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाते तो फिर उनके लिए बीजेपी पर आश्रित रहना और जरूरी हो जाएगा। हो सकता है अजीत दादा आगे चलकर पत्नी या बेटे के लिए कुछ पाकर महाराष्ट्र में बीजेपी का ही झंडा बुलंद रखे। अब आते हैं शिंदे साहब के बारे में। अगर नतीजों के बाद भी बीजेपी शिंदे को सीएम नहीं बनाती है तो वह खुद तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनके विधायक क्या करेंगे? बीजेपी में इस पर हर विधायक के बारे में व्यक्तिगत अध्ययन चल रहा है। अगर बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार नहीं बन पाता है और महाविकास आघाड़ी में उद्धव को मौका मिलता है तो बीजेपी मानकर चल रही है कि शिंदे गुट के जीते हुए विधायकों को उद्धव के साथ जाने में कोई परहेज नहीं होगा। अब सवाल कई है, जवाब तो फिलहाल शनिवार शाम तक आ ही जाएगा। लेकिन क्या महाराष्ट्र की भला के लिए, महाराष्ट्र की विकास के लिए महायुति और महाआघाड़ी में वर्चस्व की लड़ाई नहीं चल रही है? अगर दोनों भी सरकार बना पाने में असमर्थ होती है तो क्या राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है? ये भी चर्चा का विषय है। तो फ्रेंड्स, हम जो है कल फिर मिलेंगे चुनाव परिणाम के बाद और जानेंगे कि चुनाव परिणाम आने के बाद कौन किस दिशा में जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।